पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट सोना के साथ जबरदस्ती शादी कर लेता है। सभी रस्म पूरा करने के बाद सोना को सम्राट के कमरे में बैठा दिया जाता है। सम्राट सोना के साथ जबरदस्ती सुहागरात भी मना लेता है। अब आगे अगले दिन सुबह सम्राट का गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है। अब क्या पूरा पानी खत्म करने का इरादा है तुम्हारा? हर कोई तुम्हारी तरह फ्री नहीं होता, जल्दी से बाहर निकलो। सोना जल्दी से बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाती है। सम्राट दरवाजे पर खड़ा सोना को घूरते हुए बोला, मुझे ये बाथरोब चाहिए। सोना सम्राट की बात पर जल्दी से बोली, पर मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है। सम्राट ने बिना किसी भाव के बोला, सो वॉट, रात को मैंने सब कुछ देख लिया है। आफ्टर ऑल तुम्हारी पूरी बॉडी स्कैन कर ली है और इतनी सती सावित्री बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। तुम्हें इतने बड़े घर में आना था, इसलिए तुमने मेरी बहन को अपने भाई के साथ भगाया है ना? सोना सम्राट की बात पर सिर झुकाकर धीरे से बोली, मैं आपको बाथरोब वापस कर दूंगी, आप जाकर शॉवर लीजिए। सम्राट सोना की तरफ घूरकर देखता है और बाथरूम चला जाता है। सोना क्लोजेट में जाकर देखती है, एक तरफ का स्लाइड खिसकाती है तो उसमें सिर्फ सम्राट के फॉर्मल कपड़े रखे हुए थे। दूसरा स्लाइड खिसकाती है तो वहां सम्राट के कैजुअल कपड़े रखे हुए थे। उसने एक एक गहरी सांस ली और आखिरी शीशा खिसकाती है तो वहां पर उसके कपड़े रखे हुए थे जो कि निर्जला जी ने उसके लिए मंगवा कर रखे थे। उनमें कुछ साड़ियां थी लेकिन उनके ब्लाउज डीप के साथ बैकलेस थे। सोना जल्दी से एक साड़ी उठाकर उसे पहनने लगती है। अपने बालों को टॉवल से खोल क्लोजेट से बाहर आती है। धीरे से बाथरूम के बाहर बाथरोब टांग देती है और बाहर से कहती है, मैंने बाथरोब बाहर रख दिया है। तभी सम्राट बाथरूम का दरवाजा खोल बाहर आता है और सोना के हाथ को मजबूती से पकड़ खुद से सटा लेता है। सोना अचानक से सम्राट के ऐसा करने पर घबरा जाती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? सम्राट सोना के बाल को मजबूती से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए अपनी लाल आंखों से सोना को घूरते हुए कहता है, पूरी दुनिया के सामने तुम सनाया कपूर हो, समझी? किसी को पता नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए बेहतर होगा कि दूसरों के सामने ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। सोना अपनी आंखें दर्द में मजबूती से बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज मेरे बालों को छोड़ो। सम्राट सोना को खुद से दूर करते हुए बोला, तुम सिर्फ तब तक यहाँ हो जब तक काव्या वापस नहीं आ जाती। जिस दिन काव्या वापस आ गई उस दिन तुम इस घर के बाहर मिलोगी। सोना सम्राट के बात का कोई जवाब नहीं देती और सम्राट अचानक से उसके गले पर किस करने लगता है। सोना अचानक से सम्राट के ऐसा करने पर घबरा जाती है। सम्राट सोना को धकेल कर बिस्तर पर ले आता है और उसकी साड़ी के प्लेट को खोलते हुए सोने के डीप ब्लाउज का हुक भी खोल देता है। सोना सम्राट को खुद से दूर करते हुए बोली, आप हर बार ऐसे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। सम्राट सोना के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए बोला, शादी के बाद तो ये सब होता ही है ना बेबी, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। बहुत शौक था ना तुम्हें शनाया को भगाने का, अब उसकी भुगतान भी तुम ही करोगी, और वैसे भी तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो मेरी जरूरत को भी तुम्हें ही पूरा करना होगा। सोना उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन सम्राट के गुस्से के सामने सब बेकार था। सोना के गले पर किस करते हुए बाइट करने लगता है। सोना के दोनों हाथ सम्राट के मजबूत पकड़ के कारण पूरी तरीके से सुन्न पड़ गए थे। सोना सम्राट को नहीं रोकती, सम्राट जो अपनी मर्जी करता है। फिर कुछ देर के बाद सेटिस्फैक्शन में उसके बगल में लेट जाता है। सोना खुद को देखती है, उसकी साड़ी बेड से नीचे लटक रहा था और उसका ब्लाउज आधा निकल चुका था। सोना जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बाथरूम जाती है। तभी सम्राट ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे पहले फ्रेश होने दो। सोना सम्राट के डरावनी आवाज सुनकर घबरा जाती है और चुपचाप बाथरूम के दरवाजे से हट जाती है। सम्राट एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद बाथरूम चला जाता है और कुछ देर में फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। और इसके बाद सोना बाथरूम जाती है। कुछ देर के बाद वह बाथरूम से निकलती है तो देखती है सम्राट ब्लैक शर्ट के साथ 3 पीस बिजनेस सूट में कहर ढा रहा था। उसकी नज़र कुछ पल के लिए सम्राट पर रुक जाती है। सम्राट सोना को बिना देखे ही कहा, क्या अभी के रोमांस में मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया जो तुम ऐसे मुझे घूर रही हो? कोई बात नहीं, रात को कंटिन्यू करेंगे। सम्राट के नॉर्मल टोन में भी एक रुडनेस को भांपकर सोना घबरा जाती है, जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है। सम्राट बिना किसी भाव के उसे जाता हुआ देखता है और अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। सोना रेडी होकर कमरे से बाहर आती है और नीचे आकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। सोना देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए हैं, बस एक काव्या की कमी थी। सब सोना को देखने लगते हैं। रचना ने सोना की तरफ देखकर थोड़ी तीखी आवाज में कहा, क्या बात है? पता नहीं है क्या तुम्हें शादी के दूसरे दिन पहली रसोई होती है? भले धोखे से ही क्यों ना हो, बहू तो हो ना तुम।
सोना रचना की बात सुनकर सबकी तरफ जल्दी से देखकर बोली, सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई। वो बोल ही रही थी कि सम्राट का छोटा भाई विराट ने सोना के बात पर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी। भाई ने जरूर आपको परेशान किया होगा, है ना भाभी। विराट की बात सुनकर सोना अपनी नजरें झुका लेती है, जबकि सम्राट उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। सोना ने एक नजर सब पर करते हुए कहा, मैं जल्दी से कुछ नाश्ते में बना देती हूँ। सोना को ऐसे घबराया हुआ देखकर निर्जला जी ने कहा, सोना शांत हो जाओ, तुम रात का खाना बना देना, अभी का नाश्ता बन चुका है। सोना निर्जला जी की बात सुनकर थोड़ी शांत होती है। निर्जला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन आंटी, आंटी नहीं बेटा, माँ कहो, क्योंकि अब तो तुम इस घर की बहू हो ना। राजेंद्र जी ने निर्जला का साथ देते हुए सोना से कहा, निर्जला बिल्कुल सही कह रही है, आप हमें मम्मी और पापा कह सकते हैं, मेरे भाई को चाचा और इन्हें चाची कह सकते हैं। सोना राजेंद्र जी के बात पर हल्का सा सिर हिला दिया। तभी राजेंद्र जी ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा, सोना यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है तो तुम आकर मुझे बता सकती हो। ये सब सुनकर सम्राट इरिटेट हो रहा था। उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, बातें हो गई हो तो नाश्ता कर सकते हैं, या फिर बातों से ही पेट भरना है सबको। सम्राट की बात सुनकर सब लोग चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकलने लगते हैं। सोना सम्राट से धीरे से कहती है, सुनो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी रचना ने तेज आवाज में कहा, क्या तुम्हें इतना भी दिमाग नहीं है कि किसी को जाते हुए पीछे से टोकते नहीं है। सोना रचना की बात पर खामोश हो जाती है। सम्राट सोना को घूरते हुए कहा, अब तुम्हारे मुंह से कुछ फूटेगा या मुझे और वेट करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है। सोना सम्राट की गुस्से भरी आवाज को सुनकर जल्दी से बोली, क्या मैं अपनी मम्मी पापा से मिलने जा सकती हूँ? वो लोग बहुत परेशान होंगे। सोना की बात सुनकर रचना ने भड़कते हुए कहा, हमारे घर की बेटी को अपने उस 2 कौड़ी के भाई के साथ भगाने के बाद तुम फिर से उन फटीचरों के घर जाना चाहती हो? तुम्हें अपने माँ बाप का दर्द दिख रहा है, लेकिन हमारी जो बेइज्जती हुई है वह नहीं नजर आ रहा। सम्राट ने भी सोना पर गरजते हुए कहा, अगर इस घर से तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सम्राट की धमकी सुनकर सोना कुछ नहीं कह पाती, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन फिर भी वो सम्राट से कुछ नहीं कहती। सम्राट सोना को एक नजर देखने के बाद वहां से निकल जाता है। विराट सोना के पास आकर कहता है, डोंट वरी भाभी, सब ठीक हो जाएगा, कहकर वो भी सम्राट के पीछे पीछे चला गया। सोना अभी भी वहीं अपने आंखों में नमी लिए खड़ी थी कि तभी रचना ने कहा, चलो घर के कुछ काम पड़े हैं जो तुम्हें करना है। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर निर्जला जी ने रचना की तरफ देखते हुए कहा, रचना ये तुम कैसा सुलूक कर रही हो सोना के साथ? रचना निर्जला जी की बात पर बोली, दीदी सम्राट की परवरिश मैंने किया है, इसलिए उसकी दुल्हन पर भी मेरा हक है। निर्जला जी ने रचना की बात पर बोली, लेकिन रचना ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना दीदी, आखिर सम्राट और उसकी बीवी पर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। निर्जला जी रचना से और ज्यादा कुछ बहस नहीं करना चाहती थी। उन्होंने सोना के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सोना मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ ले जाती है। रचना बस गुस्से से निर्जला जी की तरफ देखती है और जाते हुए सोना को पीछे से देखकर कहती है, तुम बस कुछ दिन की मेहमान हो इस घर में, फिर देखना कैसे मेरा सम्राट तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकालता है। सोना के कान में रचना के शब्द सुनाई दे रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। निर्जला जी सोना को लेकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। रचना सोना को पीछे से जाते हुए घूरकर देखती है और खुद भी अपने कमरे में चली जाती है। यहाँ सम्राट अपने केबिन में बैठा हुआ है। उसके केबिन का दरवाजा खुलता है और विराट अंदर आता है। सम्राट जो कि फाइल पढ़ रहा था, बिना विराट की तरफ देखते हुए कहता है, किसी भी तरीके से उस लड़की की सफाई मेरे सामने पेश मत करना। अगर तुम्हें करना हो तो यहाँ से दफा हो सकते हो। सम्राट की बात सुनकर विराट उसके सामने एक फाइल बढ़ाते हुए बोला, मैं यहाँ पर भाभी की वकालत करने नहीं आया हूँ, बस ये फाइल देने आया था। सम्राट उस फाइल को देखता है। 2-3 पेज पलटाने के बाद फिर से उसे अपने सामने के डेस्क पर पटकते हुए कहा, अकाउंट में गड़बड़ी है। विराट ने मुंह बनाते हुए फाइल उठा लेता है। भाई आप सोना भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। उसने अभी बोलना शुरू किया ही था कि सम्राट अपनी तिरछी नजरों से विराट को घूरते हुए बोला, गेट लॉस्ट, मुझे पता था कि तू इस टॉपिक पर जरूर आएगा। हर गरीब एक जैसा ही होता है, जहां पैसा और प्रॉफिट ज्यादा मिले उसके कदम वहीं जाते हैं। सोना अवस्थी ने जानबूझकर मेरी बहन के साथ अपने भाई को भगाया है। तभी विराट ने कहा, लेकिन भाई इस बारे में तो तभी पता चलेगा जब काव्या और सोना भाभी का भाई सुधांशु मिलेगा, तब तक कोई नहीं कह सकता कि क्या सच है और क्या झूठ।
सम्राट ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, वह भी मिल जाएगा, कैसे नहीं मिलेगा। मैंने अपने लोगों को सुधांशु को पता लगाने के लिए भेज दिया है। सम्राट की बात पर विराट ने कहा, भाई वो मिताली आने वाली है और आप उसे क्या जवाब देने वाले हो। सम्राट ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत है। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे अपना काम करने दे और निकल यहां से। विराट वहां से चला जाता है। सम्राट फिर से अपने काम में लग जाता है। यहां ओबरॉय विला में निर्जला सोना के साथ अपने कमरे में बैठी हुई उसे कुछ गहने दिखा रही थी। सोना निर्जला जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ आप ये सारे गहने मुझे क्यों दिख रही है। निर्जला जी ने सोना की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, सम्राट की पत्नी हो, और सबसे बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा हक है इस घर की पुश्तैनी चीजों का ख्याल रखो। निर्जला जी की बात सुनकर चंचल उन्हें बोलती है, लेकिन इन चीजों की मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे बेहतर तरीके से आप इन सभी चीजों का ख्याल रख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सोना, जो चीज ऊपर से हमेशा आसान लगते हैं वो अंदर से खोखली होती है। इस घर में एक दूसरे के लिए सबके दिल में प्यार है, लेकिन कोई जताता नहीं है, निर्जला जी ने सोना को समझाते हुए कहा। सोना निर्जला जी की बात पर गर्दन हिला देती है। तभी एक नौकर आकर कहता है, मैम नीचे शेखर जी आए हैं। सोना उस नौकर की बात सुनकर जल्दी से खड़े होते हुए बोली, क्या मेरे पापा आए हैं। फिर वो निर्जला जी को देखते हुए बोली, क्या मैं। हाँ हाँ चलो। निर्जला जी भी सोना के साथ खड़े होते हुए बोली। सोना जल्दी से कमरे से बाहर जाती है, देखती है कि नीचे शेखर जी खड़े हुए थे। सोना सीढ़ियां उतरते हुए जल्दी से जाकर शेखर जी के गले लग जाती है और रोते हुए रुंधे गले से कहती है, पापा। शेखर जी ने सोना के पीठ पर हाथ फेरते हुए अपने आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा। बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा, बस आप लोगों से दूर नहीं रही ना, इसलिए बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को, सोना ने शेखर जी से अलग होते हुए कहा। शेखर जी ने निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोले, बहन जी शादी के दूसरे दिन लड़की को पगफेरे की रस्म के लिए मायके जाना होता है, इसलिए मैं सोना को लेने आया हूँ। अगर आप लोग इजाजत दे तो। इजाजत। तुम्हारी बेटी ने तो हमारे घर की इज्जत उछालने से पहले हमारी इजाजत नहीं ली थी, तो फिर उसे पगफेरे की रस्म के लिए किस हक से लेने आए हैं। रचना नीचे उतरते हुए बोलती है। रचना की आवाज सुनकर सोना अपना सिर उठाकर उसको देखते हुए बोली, आंटी मुझे पग फेरे के लिए जाने दीजिए प्लीज। सोना की बात सुनकर रचना उसे घूरते हुए बोली, इस घर में वही होता है जो सम्राट चाहता है, और अगर तुम्हें जाना है तो सम्राट से पूछो। निर्जला जी रचना की तरफ देखते हुए थोड़े गुस्से में बोली, चुप रहो रचना, किसी से बात करने की तमीज तुम्हारे अंदर नहीं है क्या। तुम्हें नहीं पता मेहमानों से कैसे बात करते हैं। रचना निर्जला जी की बात पर बोली, मुझे बेहतर तरीके से पता है दीदी, किससे कैसे बात करनी है, औकात को देखकर लोगों को जज किया जाता है। शेखर जी ने रचना की तरफ देखते हुए बोले, बहन जी हम भले ही मिडिल क्लास के फैमिली से हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, और जो कुछ भी हुआ इसमें तो हमारी कोई गलती थी ही नहीं। शेखर जी के बात पर रचना ने भड़कते हुए कहा, मुझे पता है तुम कितने इज्जतदार हो, और यह सब जो कुछ भी हुआ है ये सब तुमने ही करवाया है अपनी बेटी से। माहौल को बिगड़ता देखकर सोना ने शेखर जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, पापा हम कल आ जाएंगे, लेकिन प्लीज आप यहां दोबारा मत आइएगा। जिस घर में मेरे पिता की इज्जत ना हो, मैं नहीं चाहती कि आप वहां फिर से जलील होने आए। लेकिन बेटा पग फेरे की रस्म के लिए जाना होता है, शेखर जी ने सोना को समझाते हुए कहा। तभी निर्जला जी ने शेखर जी की तरफ देखते हुए बोली, भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, हम सोना को कल सम्राट के साथ भेज देंगे, हमें यकीन है कि सम्राट मना नहीं करेगा। शेखर जी निर्जला जी को शुक्रिया भरी नजर से देखने के बाद सोना के सिर पर हाथ फेरकर साथ लाए गिफ्ट को कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चले जाते हैं। रचना सोना के पास जाकर उसे घूरते हुए देखती है, सम्राट ने क्या कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था क्या। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सोना रचना के बात पर कुछ नहीं कहती। रचना सोना के हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाती है और अंदर धकेलते हुए कहती है, दिन भर यूं ही पड़ी रहती हो, कुछ तो काम कर लिया करो। पहले स्टोर रूम पूरा साफ करो, और जब तक साफ नहीं हो जाता तुम यहां से बाहर नहीं निकलोगी। सोना गिरते गिरते खुद को संभालती है। निर्जला जी ने रचना को नाराजगी में देखते हुए कहा, रचना ये क्या हरकत है, तुम जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। सोना इस घर की बहू है ना कि नौकरानी। रचना निर्जला जी की बात पर बोली, दीदी आप चुप रहिए, मुझे अच्छे से पता है कि इसके जैसी टेढ़ी खीर को कैसे सीधा करना है। निर्जला जी एक नज़र सोना की तरफ देखते हुए वहां से चली जाती है, क्योंकि वह भी अपने रिश्ते में दरार नहीं डालना चाहती थी। उन्होंने रचना को कुछ नहीं कहा और चले गए।
रचना भी सोना को घूरने के बाद मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। शाम का वक्त है। सम्राट विराट, राजेंद्र जी और पीताम्बर जी सब ऑफिस से घर आते हैं। सोना अपने कमरे में थी। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। सम्राट अपने सरसरी नजर हॉल में डालने के बाद सीधा अपने कमरे में जाता है। उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। सम्राट अपने हाथ में पकड़ा बैग सोफे पर रख देता है और अपना कोट निकालकर सोफे पर रखने के बाद शर्ट के बटन खोलते हुए उसे भी निकालकर सोफे पर फेंक देता है। कुछ देर के बाद सोना बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। सोना की नजर सम्राट पर जाती है जो कि उसे ही देख रहा था। सम्राट सोना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है। सोना सम्राट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बाथरोब को कसकर पकड़ लेती है और अपना सर झुका लेती है। सोना को सम्राट की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। सम्राट हल्का नीचे झुककर सोना के गले पर बाइट कर लेता है। सोना का शरीर ठंडा था और सम्राट के गर्म होठों का एहसास पाते ही वो अपनी आंखें मिच लेती है। सम्राट सोना के गले पर किस करते हुए धीरे से उसके कान में बोला, कैसा लग रहा है रोड से सीधा मखमली गद्दे पर आते हुए। सम्राट के इस तरह के इंसल्ट को सुनकर सोना की आंखें भर आई। उसने भीगी पलकें उठाकर सम्राट की तरफ देखकर धीरे से कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सम्राट सोना से दूर होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, सच में कौन लड़की कहती है कि मैं पैसों के लिए किसी से शादी कर रही हूं या फिर किसी की दुल्हन को मंडप से भगा सकती हूं। सोना सम्राट की बात पर बोली, आप मेरा यकीन कीजिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सम्राट सोना की बाजू को मजबूती से पकड़कर गुस्से से बोला, अगर मुझे मेरी बहन सही सलामत नहीं मिली तो तुम्हारे भाई की लाश भी तुम्हें सही सलामत नहीं मिलेगी। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। सोना सम्राट से अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है। सम्राट सोना को पकड़कर बिस्तर पर धकेलते हुए बोला, दर्द तो मुझे हो रहा है। जब जब मैं तुम्हें देखता हूं मेरे सीने में आग लग जाती है कि तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मेरी दुल्हन भाग गई और तुम्हारा भाई मेरी बहन को लेकर भागा, मेरी इंसल्ट हुई। सोना अपनी आंखों में आंसू लिए सम्राट से बोली, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा भाई आपकी बहन को लेकर नहीं भाग सकता। मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी बहन तुम्हारे भाई के अलावा किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन में थी और उसी के साथ अपनी शादी छोड़कर भागना ज्यादा बेहतर समझा? सम्राट ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। सम्राट की गुस्से भरी आवाज को सुनकर सोना घबरा जाती है। तभी सोना का फोन बजने लगता है। सम्राट गुस्से से सोना का फोन देखता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। सम्राट के ऐसा करने पर सोना डर से अपनी आंखें भींच लेती है। सम्राट सोना के जबड़े को मजबूती से पकड़कर कहता है, दोबारा अगर मेरे सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हें बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। उसने उसके चेहरे को झटकते हुए बाथरूम में चला जाता है। सोना खुद को संभालते हुए जल्दी से क्लोजेट की तरफ चली जाती है। अपने लिए एक पतली सी सिल्की की साड़ी उठाकर पहन लेती है और फिर बाथरूम के बाहर बाथरोब टांगकर जल्दी से कमरे से बाहर चली जाती है। सोना जब नीचे आती है तो देखती है सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। उसे देखते ही विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, हमें कुछ मीठा खिलाइए। विराट की बात पर सोना ने हल्का सा मुस्कुराकर बोली, आप क्या खाना चाहते हैं? उसके बाद पर विराट ने उसे छेड़ते हुए कहा, आप मुझे देवर जी क्यों नहीं कहते? मैं सम्राट भाई का छोटा भाई हूं, इसलिए आप मुझे देवर जी कहकर बुलाएगा। उसकी बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। रचना ने चिढ़ते हुए सोना से कहा, अब क्या अपनी बातों से ही हम सबका पेट भरने वाली हो? रचना की तेज आवाज सुनकर सोना ने जल्दी से कहा, जी नहीं मैं अभी बनाती हूं। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है। पीताम्बर जी ने रचना को डांटने वाले लहजे से कहा, ये कैसा सुलूक कर रही हो तुम? रचना पीताम्बर की बात पर उसे घूरते हुए बोली, देखिए अगर किसी ने भी उस लड़की को सर पर चढ़ाने की कोशिश की तो हम उसे वापस जमीन पर गिराने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। पीताम्बर जी भी रचना से ज्यादा बहस नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि रचना से बहस करना मतलब दीवार पर अपना सिर मारना था। सोना किचन में आती है, देखती है वहां पर शेफ पहले से ही खड़े हुए थे। तभी पीछे पीछे रचना भी आ जाती है और शेफ से कहती है, आज आप लोगों की छुट्टी, आज का सारा खाना हमारी नई बहू रानी बनाएगी। रचना की बात सुनकर शेफ थोड़ा हैरान हो जाता है। सोना उन लोगों को मुस्कुरा कर कहती है, मैं खाना बना लूंगी, आप लोग जाकर आराम कीजिए। सोना की बात पर वो लोग अपना सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रचना सोना को घूरते हुए बोली, सम्राट को इलायची और काजू से एलर्जी है। पहले से बता दे रही हूं, अगर तुमने किसी भी खाने में इन दो चीजों का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं सम्राट के तबीयत को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सोना ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। रचना वहां से चली जाती है। सोना एक गहरी सांस लेकर खाना बनाना शुरू करती है। कुछ देर के बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे।
सम्राट भी डिनर के लिए नीचे आता है तो उसे बाकी दिनों से अलग खाने की खुशबू महसूस होती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे जबकि सोना खड़ी थी। रचना ने सोना से कहा, अब खड़े खड़े देखती रहेगी या फिर सबको खाना देगी। रचना की बात पर सोना जल्दी से सबको खाना सर्व करने लगती है। उसने खाने में बहुत सारी आइटम बनाया हुआ था। मीठे में खीर बनाई थी। राजेंद्र जी पूरा खाना देखते हुए हल्का सा मुस्कुराकर बोले, सच में अपने लोगों के हाथों का बना खाने का स्वाद अलग ही होता है। राजेंद्र जी की बात पर सोना उसकी तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ऐसी बात है तो मैं हर रोज तीनों समय का खाना बना दूंगी। रचना ने सोना के बात पर फिर से उसे ताना मारते हुए कहा, अच्छी बात है, मुफ्त की रोटी तोड़ने से अच्छा कुछ काम ही कर लोगी। रचना की बात पर सोना कुछ नहीं कहती। सब लोग खाना शुरू करते हैं। विराट खीर की कटोरी उठाकर उसे खा लेता है और अपने कटोरी आगे करते हुए सोना से कहता है, भाभी एक और कटोरी। सोना हैरानी से उसे देखती है और मुस्कुराते हुए उसे खीर देती है। सम्राट ने भी एक निवाला खाया और फिर वह चाहकर भी खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाया। उसने एक नज़र सोना को देखने के बाद अपना डिनर कंप्लीट करता है और उठकर बेडरूम की तरफ जाने लगता है। निर्जला जी ने उसे रोकते हुए कहा, सम्राट हमें तुमसे कुछ बात करनी है। सम्राट निर्जला जी की बात पर रुक जाता है और कहता, जी कहिए। निर्जला जी सोना को एक नज़र देखने के बाद सम्राट से कहती है, आज सुबह तुम ऑफिस चले गए थे तो सोना के पापा आए थे पग फेरे के रस्म के लिए। हम चाहते हैं कि सोना ये रस्म पूरी करे। राजेंद्र जी भी निर्जला जी की बात पर उसका साथ देते हुए सम्राट से बोले, निर्जला सही कह रही है। हर नई नवेली दुल्हन को पगफेरे की रस्म पूरी करनी होती है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कल सोना को लेकर उनके घर चले जाना। राजेंद्र जी की बात पर सम्राट एक नज़र सोना को देखने के बाद बोला, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं है, मैं नहीं जा सकता, विराट के साथ भेज दो। इतना कहकर सम्राट वहां से चला जाता है। सोना सम्राट की बात पर खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। रचना घूरकर उसकी तरफ देखती है तो सोना नजर नीची कर लेती है। सभी लोग अपना डिनर पूरा करके अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। सोना सबके जाने के बाद अपना डिनर करने लगती है। उसे बहुत रोना आ रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने 2-4 निवाले खाए होंगे और फिर वह भी अपने कमरे में चली आती है। जाकर कमरे में देखती है सम्राट बिस्तर पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम करता हुआ काफी सीरियस लग रहा था। सोना सम्राट की तरफ एक नज़र देखने के बाद तकिया और ब्लैंकेट लेकर काउच पर चली जाती है। सम्राट सोना को एक नज़र देखने के बाद तेज आवाज में बोला, तुमसे किसने कहा वहां सोने के लिए? क्या सम्राट कभी सोना से प्यार कर पाएगा? वो कभी इस शादी को अपनाएगा? जानने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।